नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस से अर्थव्यवस्था की जो सीरीज़ है, अर्थव्यवस्था का जो सेक्शन है उसे कवर करेंगे। और इसमें हम लोग नवंबर माह की जो मैगज़ीन है उसे कवर करेंगे। और इससे पहले पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के जो टॉपिक थे वो कवर किए जा चुके हैं और वीडियो अपलोड भी किया जा चुका है। और कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। स्वास्थ्य कारणों से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था। और चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, आज के इस वीडियो पे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक हम लोग नहीं कवर करेंगे, जिसकी संभावना सबसे अधिक है बीपीएससी के मेंस में पूछे जाने की, उसी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखते हैं सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के नेतृत्व में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी GDPIR और सोशल इम्पैक्ट फंड SIF नामक पहलों की शुरुआत की घोषणा की है। ठीक है, कौन कौन से पहल? तो GDPIR और SIF यानी कि सोशल इम्पैक्ट फंड। और इन पहलों की घोषणा कब की गई थी? तो G20 लीडर्स के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में की गई। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कि G20 के नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में DPI को अमल में लाने के लिए 3 पहलों की घोषणा की गई थी। DPI अर्थात डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और कितने पहलों की? तो 3 पहलों की घोषणा की गई थी। GDPIR उन 3 पहलों में से है। ठीक है, मेनली क्या है? DPI लाया गया। ठीक है, कब घोषणा किया गया? G20 में, नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में। DPI के तहत यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 3 पहल की घोषित किए गए, इसमें से कि पहला कौन सा है? GDPIR। ठीक है, उन 3 पहलों में से एक मुख्य है, कौन सा है? GDPIR। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं और आगे देखते हैं हम लोग। तो ये पहला है। अन्य 2 कौन कौन से हैं? तो अन्य 2 में यहाँ पे पहला हम लोग लिख लेते हैं। और दूसरा है कि DPI के निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना, अर्थात DPI फ्रेमवर्क। और फिर तीसरा है कि निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में DPI के विकास हेतु वित्त जुटाना। ठीक है, और LMICs का यहाँ पे देखते हैं कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में क्या करना है? वित्त जुटाना है। किसके लिए? DPI के विकास हेतु। अब देखते हैं GDPIR क्या है और सोशल इम्पैक्ट फंड क्या है। तो GDPIR का विकास क्या है? तो इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। इसका उद्देश्य DPIs यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन, निर्माण, उपयोग और गवर्नेंस के लिए आवश्यक विकल्पों एवं तकनीक के स्तर पर ज्ञान की कमी को दूर करना है। ठीक है, घटक क्या है इसके? तो GDPIR उन देशों से प्राप्त जानकारी को मानकीकृत प्रारूप में प्रदर्शित करेगी जिन्होंने मैच्योरिटी स्केल, सोर्स कोड व गवर्नेंस फ्रेमवर्क को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर DPIs विकसित किए हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं। ठीक है, और वर्तमान में GDPIR में 16 देशों के 54 DPIs शामिल हैं। अब इतना हम लोग पढ़ रहे हैं DPIs के बारे में, तो पहले हमें DPIs के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले DPIs को देखते हैं और पुनः GDPIR को देखेंगे। क्या है आखिर ये DPI? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वस्तुतः साझा डिजिटल प्रणालियों का एक सेट होता है। ठीक है, यह सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल होता है। इसे सामाजिक स्तर पर निजी, ठीक है, सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और निजी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा इस तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु खुले मानकों व विनिर्देशों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? मेनली एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जहां पे बहुत सारी सेवाएं इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शुरू की जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? कि अवसंरचना। ठीक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो सड़कें आ जाएंगी, भवनें आ जाएंगी, अस्पताल के जो भवन हैं वो आ जाएंगे, या फिर ऑफिस की बिल्डिंग वगैरह आ जाएंगी। तो वैसे ही यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है कि किसी भी सेवा के लिए डिजिटली एक सेवा, एक तार प्रदान करना, एक जाल प्रदान करना। ठीक है, कि आप किसी भी सेवा के बारे में सर्च कर रहे हैं और सीधा ये DPI जो है वो आपको वहाँ पहुँचा दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कह रहा है? साझा डिजिटल प्रणाली का एक सेट होता है। अब इसके प्रमुख स्तंभ क्या हैं? तो ओपन, इंटरऑपरेबल, विस्तार योग्य और मापनीय तकनीक। इंटरऑपरेबल से क्या आशय है? कि कोई भी चीज़ जैसे कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो पारस्परिक रूप से उपयोग या संचालन में सक्षम हो, पारदर्शी कानून तंत्र, डेटा संरक्षण तंत्र, शिकायत निवारण और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सहित मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये DPI के ये सारे स्तंभ हैं। ठीक है, ये सब स्तंभ हैं
तो इसमें क्या होगा, आप DPI के माध्यम से कानून के तक सुनिश्चित करेंगे अपनी पहुंच, और क्या करेंगे, आपकी डेटा सुरक्षित होगी इस DPI के माध्यम से, और बाकी चीज़ें जैसे कि सरकार को आप किसी चीज़ के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसकी भी सुरक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट है लचीला स्थानीय इकोसिस्टम, जो आर्थिक, तकनीकी या सामाजिक बाधाओं को दूर करता हो तथा सामुदायिक भागीदारी और सततता सुनिश्चित करता हो। इसमें क्या है, लचीला स्थानीय इकोसिस्टम यानी स्थानीय स्तर पर एक ऐसा परिवेश निर्मित करना ना, जिससे कि आर्थिक रूप से भी व्यक्ति सुदृढ़ हो सके, आर्थिक रूप से उसे मजबूती प्राप्त हो सके, तकनीकी रूप से वो साक्षर हो सके, और सामाजिक बाधाओं को भी दूर किया जा सके। किसी विशेष वर्ग विशेष की अगर पहुंच संसाधनों तक नहीं हो पा रही है, अथवा वो किसी भी सेवा को नहीं समझ पा रहा है, तो उसे दूर करने के लिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि लचीला स्थानीय इकोसिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है, और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। सामुदायिक भागीदारी से क्या आशय है, प्रत्येक वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे, महिलाएं शामिल होंगी, महिला केंद्रित हो जाएगा, ठीक है, अन्य जो वंचित वर्ग हैं उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। और DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनिवार्य तत्व क्या हैं, तो ये कह रहा है कि एक मजबूत DPI में 3 मूलभूत प्रणालियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी है, तो पहचान प्रणाली, भुगतान प्रणाली और डेटा एक्सचेंज, ठीक है। एक बार मैं इरेज कर देती हूँ तो ये अच्छे से समझ में आएगा। पहचान प्रणाली, भुगतान प्रणाली और डेटा एक्सचेंज, ठीक है। और भारत के DPI आर्किटेक्चर को इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको अब ये एरो देना है, ठीक है। पहले ही मैंने बोल रखा है कि आप जब भी इस वीडियो को खोलें या फिर कोई भी मेंस से रिलेटेड टॉपिक अगर आप पढ़ें तो साथ में पेन और पेपर दोनों लेके बैठना है। अब यहाँ पे क्या था कि DPI के लिए अनिवार्य तत्व आपको लिखना है, ठीक है। DPI के अनिवार्य तत्व। अभी मेरे पास ये इलेक्ट्रिक पेन नहीं है, इसीलिए मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही गंदी दिख रही है। आपको ऐसे लिखना है, उस पर ये 3 तत्व हैं, जैसे पहचान प्रणाली, पहले में पहचान प्रणाली, दूसरे में भुगतान प्रणाली और तीसरे में डेटा एक्सचेंज। ये ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। इन चीज़ों से क्या होगी, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और अभी आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा अगर नहीं पढ़ा है आपने पहले तो, लेकिन अगर पढ़ा है तो ये आसान होगा, और अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो भी ये समझने में आसान रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो DPI आर्किटेक्चर है उसे किस नाम से जानते हैं, इंडिया स्टैक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन। अब इंडिया स्टैक में क्या क्या शामिल है, तो इसमें है पहचान प्रणाली अर्थात आधार संख्या। आधार संख्या से क्या होता है, बैंक खाते खोले जाते हैं, हेल्थ इकोसिस्टम में ये कारगर होता है। और क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अर्थात कोई भी योजना के तहत अगर सरकार को किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करनी होती है तो आधार संख्या के माध्यम से डायरेक्ट उसे पहुंच प्रदान की जाती है, उसे डायरेक्ट DBT ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और क्या है, सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा वगैरह आसानी से पहुँच प्रदान किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना है, उसके लिए पहचान के लिए आधार संख्या की उपलब्धता अगर हो गई तो सरकार के लिए सहायता राशि देना आसान हो जाता है। तो इसलिए क्या कह रहा है, पहचान प्रणाली, ठीक है। भुगतान प्रणाली, भुगतान प्रणाली में क्या आएगा, UPI हो जाएगा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली हो जाएगा, ठीक है। और डेटा एक्सचेंज की बात हुई तो इसमें क्या होगा, तो डिजी लॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर। डिजी लॉकर तो बहुत कॉमन हो चुका है, आप अपने किसी भी सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप उस पर अपने डिजिटली रूप से अपने सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर सकते हैं। और कहीं भी ये मान्य है, जहाँ भी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग भौतिक रूप से लेके चलते हैं, और अगर कभी आपने कैरी करना भूल गए कि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखा है या फिर आधार कार्ड नहीं रखा है, तो डिजी लॉकर में जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसे आप अथॉरिटी को दिखा के अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये होना चाहिए, महत्वपूर्ण ये है कि डिजी लॉकर पे आपने अपने स्वयं से उसे अपलोड ना किया हो, बल्कि आपने साइट से अपलोड किया हो, ठीक है। अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो बेहतर है, नहीं है तो आप इसके बारे में जाके जानकारी इकट्ठा करिए। इतना तो टेक्निकल जो एजुकेशन है वो होना ही चाहिए हर किसी को, है ना। अब देखते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पहले एक टॉपिक छूट गया था यहाँ पे, जो हम लोग देख रहे थे, सोशल इम्पैक्ट फंड। तो क्या है ये सोशल इम्पैक्ट फंड, उद्देश्य क्या है इसका, तो SIF अर्थात सोशल इम्पैक्ट फंड सरकार के नेतृत्व वाली एक बहुहितधारक पहल है। और यह क्या है, तो ग्लोबल साउथ में DPIs को तेज़ी से अमल लाने में मदद करेगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से अमल करने में, अर्थात तेज़ी से लागू करने में ये मदद करेगा। और ग्लोबल साउथ अर्थात एक ब्रंटल लाइन होती है जिसमें कि साउथ के जो भी कंट्रीज़ हैं, अगर ये मैप हम लोग मान लेते हैं कि ये मैप वर्ल्ड का है, बहुत ही गंदा मैंने तो यहाँ पे रफ कर दिया है, 1 मिनट।
अगर ये मानते हैं कि ये मैप चौकोर आकार में वर्ल्ड का है, ठीक है, तो ऐसे एक लाइन आती है, ठीक है। इस लाइन के नीचे जितने भी कंट्री हैं ना, ये आते हैं ग्लोबल साउथ में, ठीक है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाता है और भी कुछ कुछ इधर के देश हैं जिसे छोड़ दिया जाता है। तो आपको जाके इसे पढ़ना चाहिए वैसे, अगर ग्लोबल साउथ के बारे में नहीं पता है तो, नहीं तो किसी अलग वीडियो में मैं इसको कवर कर लूँगी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये कि ग्लोबल साउथ के देशों में DPIs को तेज़ी से अमल लाने में मदद करेगा, ठीक है। और यह सभी प्रासंगिक हितधारकों को इस फंड में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह DPIs के ज़रिए, ये फंड की बात क्या कह रहे हैं, DPI के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे भी तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि बिना वित्त के ही आप किसी भी योजना को लागू कर देंगे या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, चाहे वो डिजिटल हो या फिर फिजिकल हो या जैसा भी हो, उसके लिए आपको फ़ंड चाहिए। तो ये जो SIF है उसके थ्रू पैसे कलेक्ट किए जाएंगे, वित्तीय रूप से सहायता की जाएगी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को, ठीक है। और क्या है, इसके जरिए निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेज़ी लाने में भी मदद करेगा। अब आपको सतत विकास लक्ष्य जाके पढ़ना होगा, ठीक है। अगर सतत विकास लक्ष्य मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपको जाके SDG के लक्ष्य को एक बार दोहरा लेना है, ठीक है। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया है आपने, हर रोज़ इंसान सीखता है। तो आप जाके अभी सीखेंगे इस वीडियो के पश्चात, ठीक है। वित्त पोषण की बात हो रही है कि भारत ने SIF के लिए शुरू में $25 मिलियन देने की घोषणा की है और यह DPI प्रणाली विकसित करने के लिए देशों को तकनीक और गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल में क्या है, तो दूरस्थ क्षेत्रों में भी कागज़ रहित और भौतिक उपस्थिति के बिना सेवा उपलब्ध कराने की बात हुई डिजिटल में, ठीक है। एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को तोड़ कर समझाया गया है। फिर क्या होगा, अगर डिजिटली सब कुछ अवेलेबल होगा तो लागत में कमी होगी और पहुंच में वृद्धि होगी, अर्थात एक क्लिक पे कोई भी नागरिक सरकार की सेवाओं तक पहुंच स्थापित कर सकता है, ठीक है। और डिजिटल रेल रोड होगा, ठीक है। डिजिटली आप अब कहीं भी किसी भी साइट पे पहुंच सकते हैं, किसी भी साइट से कोई भी जानकारी ले सकते हैं, किसी योजना की जानकारी ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक। तो लोक प्रशासन और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी और ये जनहित के लिए योजना है। सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों को सतर्कता से लागू करने हेतु ये लाया जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को सक्षम बनाने वाला है और बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के विकास के लिए बुनियादी घटक के रूप में कार्य करना है। आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जैसे निजी क्षेत्रक या सार्वजनिक क्षेत्रक के नेतृत्व वाले DPI, अर्थात निजी क्षेत्रक का भी हो सकता है वो, और सार्वजनिक निजी का भी हो सकता है, या केवल भी सार्वजनिक का हो सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे क्या है, तो आगे है कि ग्लोबल साउथ के लिए क्या है DPI का महत्व, क्यों ज़रूरी है ये ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ में जो कि अभी डेवलपिंग नेशंस हैं। तो क्यों ज़रूरी है, तो समावेशन के लिए ज़रूरी है, लचीलेपन के लिए आवश्यक है, संप्रभुता के लिए भी आवश्यक है, नवाचार और सामाजिक आर्थिक परिणामों में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कैसे आवश्यक है समावेशन के लिए, तो ग्लोबल साउथ के कई देश अभी भी अंतिम छोर तक बेहतर तरीके से सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, यानी उनके यहाँ जो वंचित वर्ग हैं उन तक पहुँच नहीं हो पाई है प्रत्येक योजनाओं की, ठीक है। और ज़्यादातर देशों में मौजूदा शासन प्रणाली देरी और रिसाव जैसे कि सब्सिडी में और सही लाभार्थी अर्थात महिलाएं व हाशिए पर समुदाय की पहचान करने जैसे कई समस्याओं से ग्रस्त हैं। DPI इन सभी समस्याओं से निपटने में सहायक है। क्यों नहीं सहायक है, क्योंकि इसमें आधार है, ठीक है, पहचान की बात है, भुगतान की बात है, और कौन कौन से 3 जो इसके मुख्य घटक थे, डेटा एक्सचेंज की बात है। तो इसीलिए ये पहचान या फिर ये पहुंच स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो आपको पहले ये लिखना है कि ग्लोबल साउथ के लिए DPI का महत्व, उसमें आपको, चूँकि आप नोट्स बना रहे हैं तो पहले आपको समावेशन लिखना है। समावेशन में क्या करना है, समावेशन को पहले आप घेरिए, उसके बाद क्या लिखिए, तो शासन प्रणाली में देरी की जो प्रणाली है उसको रोकने में सहायक है, रिसाव जैसे सब्सिडी में रिसाव के रोकने में सहायक है, और क्या, तो उचित लाभार्थियों तक पहुंच में सहायक है। ऐसे करके आपको पॉइंट बनाना है, ठीक है। इससे बेहतर और क्या मैं बताऊं कि कैसे नोट्स बनाना चाहिए, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है कि कैसे नोट्स बनाएं। तो वीडियो आप ध्यान से देखिए, वीडियो में ही बताया जा रहा है आपको बार बार हर एक पॉइंट पे कि कैसे नोट्स आप बना सकते हैं ना। आगे लचीलापन, तो कोविड-19 और प्राकृतिक आपदा जैसी सार्वजनिक आपातकालीन स्थितियाँ सेवा उपलब्ध कराने के पारंपरिक तरीकों को बाधित कर सकती हैं, ठीक है। और क्या है, तो DPI राष्ट्रीय स्तर पर संचालित डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से बिना किसी बाधा के और सुदूर क्षेत्रों में भी सहायता उपलब्ध कराकर इन समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। और क्या है, यहाँ पे लचीलेपन की बात आई, जैसे कोविड-19 में क्या हुआ, सरकार क्या कर रही थी,
तो जितने भी जनधन योजना की लाभार्थी महिलाएं थी या फिर जितने भी महिलाओं के पास जनधन अकाउंट थे उनके खाते में 1500 रुपये ट्रांसफ़र किया सरकार ने, ठीक है। हर महीने शायद 500 रुपये ऐसे ही कुछ राशि डायरेक्ट उन्हें ट्रांसफ़र की गई। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक रूप से वो सक्षम हुए, ठीक है, आर्थिक रूप से सशक्त हुई। तो इस तरह से ये लचीलापन प्रदान करता है सरकार को। कोविड जैसी जो महामारी थी उसमें भी सरकार की पहुंच आम जनता तक हो सकी, ऐसा इससे सुनिश्चित हुआ, ठीक है। अब देखते हैं संप्रभुता। तो संप्रभुता की बात कैसे होगी, तो निर्णय लेने की केंद्रीकृत प्रणाली और अनुपयोगी सॉफ्टवेयर तकनीक देशों को नए डिजिटल समाधानों को अपनाने से रोकती है। क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर बहुत एक जटिल प्रक्रिया अपना देते हैं, ठीक है। जब प्रारंभ में संगणक वगैरह चीज़ें आई थी, कंप्यूटर आया था या इंटरनेट जैसी चीज़ें थी, तो बहुत जटिल थी, आम जन का उस तक पहुँच नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है कि अब चूँकि प्रत्येक व्यक्ति के पास फ़ोन हो चुके हैं, लैपटॉप की उपलब्धता तो उतने रूप से नहीं है, लेकिन हाँ जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके माध्यम से लोग सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सरकार की जो प्रणाली है वो केंद्रीकृत नहीं है, आम जन की प्रणाली हो गई है। आम जन उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अवेलेबल किया जा सकता है वैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या है कि अनुपयोगी सॉफ्टवेयर तकनीक देशों को नए डिजिटल समाधानों को अपनाने से रोकती है, जबकि DPIS ओपन और इंटरऑपरेबल है। ये देशों को अपने डिजिटल प्रणाली से संबंधित योजना बनाने, डिज़ाइन करने और उन्हें लागू करने की स्वायत्ता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। अब ये DPIS क्या कहते हैं कि जो भी सरकार है वो अपने क्षेत्र में अपने अनुसार डिजिटल रूप से योग्य बनाने के लिए अपने देश को या डिजिटली सेवाएं पहुंचाने के लिए अपनी योजना स्वयं बना सकता है, डिज़ाइन कर सकते हैं। और पहले क्या था, जो सॉफ्टवेयर है ना, हर एक सॉफ्टवेयर हर एक देश में उपलब्ध नहीं थे, तो हो सकता है कि किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक देश की संप्रभुता पर खतरा हो, हैकिंग की जा सकती है ना। मुंबई में क्या था, महाराष्ट्र में एक केस हुआ था जिसमें कि जो विद्युत कंपनी थी उसी को हैक कर लिया गया था। या फिर बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा कि एम्स से डेटा लीक की बात आती है। तो वो सारे जो प्रॉब्लम है, वो जो समस्याएं हैं, वो अब इनसे दूर हो जाएंगी, है ना। अब आगे देखते हैं नवाचार। तो DPI के जरिए सरकारें, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज जैसे कई हितधारक डिजिटल इकोसिस्टम में नवाचार में अपना सहयोग तथा योगदान दे सकते हैं, और इससे बाजार में क्या होगी, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। अभी जैसे विजन इंडिया 2047 नीति आयोग के द्वारा घोषित किया गया है, तो उसके तहत यही किया गया है कि जगह जगह पैम्पलेट लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं कि आप इंडिया को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने में या फिर एक नए भारत के रूप में आप कौन से नवाचार जैसी अपनी जो विचार हैं वो देना चाहते हैं। आप अगर थोड़ा सा एक्टिव होकर देखें तो आपके घर के आसपास या आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास भी ये इससे रिलेटेड होर्डिंग लगाए गए होंगे। तो ऐसा ही ये कह रहा है कि इन जो DPI है उसके माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, एक सामाजिक आर्थिक परिणाम अर्थात DPI उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके व्यावसायिक अवसर में वृद्धि करता है, ठीक है। अब क्या होगा ना इससे कि प्रतिस्पर्धा होगा, उद्यमशीलता बढ़ेगी, और लोग क्या करेंगे, उद्यमशीलता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगा तो जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, है ना। और क्या, उदाहरण के लिए भारत के DPI ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है, साथ ही इसने अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी की है और समान समृद्धि हासिल करने में भी मदद की है। अब देखते हैं वैश्विक स्तर पर DPI को बढ़ावा देने में भारत की क्या भूमिका है। तो पहचान प्रणाली, तो IIT बेंगलोर ने मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म MOSIP की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अन्य देशों को आधार जैसी प्रणाली विकसित करने में मदद करना है। किसने विकसित की है, MOSIP अर्थात मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये बेंगलोर ने विकसित किया है, ठीक है। और ये मूलतः पहचान प्रणाली है जो अन्य देशों को भी आधार जैसी सुविधा विकसित करने में मदद करेगी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और अपनी योजनाएं साझा कर सकेंगे या फिर DPI का पूर्णतः लाभ उठा पाएंगे। अब आगे क्या है, अब तक श्रीलंका, सिएरा लियोन जैसे 10 से अधिक देशों ने MOSIP प्रोजेक्ट्स आरंभ कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पे एक काम है, ये इस पॉइंट से हट के मैं बात कर रही हूँ कि आपको सिएरा लियोन को बताना है कहाँ है, कहाँ स्थित है, ये प्रॉपर जगह बताना है आपको, या जो भी जानकारी आपको है इसके बारे में उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि भुगतान लिंकेज। ये भारत ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान प्रणाली अर्थात UPI भुगतान प्रणाली की पहुंच को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के साथ समझौते किए हैं। इनमें कौन कौन से हैं, तो सिंगापुर है, मलेशिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रांस है, शामिल है, ठीक है। तो यहाँ से PT का भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि निम्न में से कौन से देश UPI प्रणाली को अपनाने वाले देशों में शामिल हैं, और इसमें आपको नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा। फिर नेक्स्ट है कि G20 के मंच पर भी आम सहमति अर्थात भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 सम्मेलन में भी भागीदार देशों ने
DPI फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने और अपनाने हेतु आम सहमति व्यक्त की है। वैकल्पिक मॉडल, तो भारत के DPI पारंपरिक बिग टेक दृष्टिकोण के लिए एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं और यह मॉडल सार्वजनिक स्वामित्व सुनिश्चित करने और अति महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा पर बल देता है। ठीक है, क्या है कि ये जो बिग टेक की बात है ना, जहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो उनके लिए भारत का जो DPI है वो एक सुगम बोल सकते हैं या फिर फाइनेंशियली जो पहुँच है वैसे सुविधा उपलब्ध कराता है भारत। ठीक है, भारत का जो DPI है। ठीक है, और नेक्स्ट है वन फ्यूचर अलायंस। भारत ने LMICs के भीतर DPI को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता तथा वित्तीय सहायता देने के लिए वन फ्यूचर अलायंस का प्रस्ताव रखा है। और नेक्स्ट है कि ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात ओपन सोर्स तकनीक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने अति महत्वपूर्ण अवसंरचना के निजीकरण पर रोक लगाई है। यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे ना, उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, उस पर सरकार का ही स्वामित्व, ऐसी बात की है। ठीक है, और क्या कहा है कि नवाचार को बढ़ावा दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर DPI को अपनाना और सरल हो जाएगा। ठीक है, और निष्कर्ष क्या है कि DPI प्रणाली पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं है और यह सभी समस्याओं का समाधान भी नहीं है। अगर इसे सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया तो डेटा गोपनीयता और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा जैसे गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये सभी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अगर देखा जाए ना तो सभी डिजिटली रूप से साक्षर नहीं हैं और या फिर सबकी डिजिटल पहुंच नहीं है। कोविड में ही अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन में जहां शहरी भारत अर्थात शहर में रहने वाले बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे थे, वहीं ग्रामीण भारत के जो बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे वो एजुकेशन से पूर्णतः कट गए थे। और वो भी अगर लैंगिक आधार पे हम बात करें तो लड़कियां तो बिल्कुल ही कट गई थी, जिनकी पहुंच नहीं थी फ़ोन तक, या फिर जिनके पास लैपटॉप तो छोड़िए, जो छोटे वाले फ़ोन आजकल एंड्रॉयड इतना कॉमन है, फिर भी उन तक पहुंच नहीं थी। इसलिए क्या कर रहा है कि यह सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। और गोपनीयता की बात है जिसके लिए कि GDPR जैसा कानून लाया गया है ना। और आगे देखते हैं कि हालांकि अगर DPI को दूरदर्शिता के साथ बनाया जाता है तो ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं और समुदाय को अधिक सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आगामी दशक में अभी तक उपयोग नहीं लाए गए क्षेत्रों में भी DPI को कुशल तरीके से लागू करना यह निर्धारित कर सकता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कैसे विकसित होंगे। ठीक है, तो ये था आज का DPI जैसा टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नामक टॉपिक। और इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। और जो वीडियो अपलोड करने में मुझे देरी हो रही है उसके 2-3 कारण हैं, जैसे कि मैं अभी घर पे हूँ और मेरे स्वास्थ्य थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए बस वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो बाकी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आगामी कुछ दिनों में अर्थात 2 से 3 दिनों में मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगी और सारे टॉपिक प्रॉपर कवर किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।